मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है अशोक के बारे में कि उसके स्तंभलेख कितने थे, शिलालेख कितने थे और गुहालेख कितने थे। तो उसमें हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि उसके द्वारा 14 जो स्तंभ स्थापित किए गए थे, जो शिलालेख जो लिखवाए गए थे उसमें क्या क्या था। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट 2 में अशोक के। तो वो आज हम पढ़ेंगे कि उसने स्तंभलेख कितने करवाए थे। तो 7 स्तंभलेख लिखवाए थे, उसमें से हमने कुछ स्तंभलेखों की यहाँ पर चर्चा की है जो कि मेन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सारे स्तंभलेख मेन नहीं है, बट हाँ जो मेन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अशोक के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। अशोक के स्तंभलेख कितनी संख्या है इनकी, अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है और जो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। तो जो हमारे शिलालेख थे, गुहालेख थे, वो ब्राह्मी लिपि और ग्रीक लिपि और एक कौन सी लिपि थी उसमें लिखे गए थे, जबकि स्तंभ जितने भी जो स्तंभलेख हैं वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, और किसी लिपि में नहीं लिखे गए हैं। उसके बाद देखते हैं पहला स्तंभलेख क्या है, तो प्रयाग स्तंभलेख। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभलेख कहाँ था और किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो प्रयाग स्तंभलेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। ठीक है, उसके बाद इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। पहले यह कहाँ स्थापित था, तो पहले कौशाम्बी में अशोक ने स्थापित करवाया था। ठीक है, उसके बाद जब अकबर का शासन आया तो अकबर ने वहाँ से खुदवा करके उस स्तंभलेख को कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। ठीक है, मतलब इलाहाबाद ले आया। ठीक है, कहाँ ले आया, तो इलाहाबाद ले आया, दिल्ली नहीं, इलाहाबाद ले आया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा दिल्ली टोपरा का अभिलेख जो है। तो दिल्ली टोपरा का स्तंभलेख है, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तो अकबर ने वो जो थे अशोक ने दूसरा स्तंभलेख जो है कहाँ स्थापित करवाया था, तो टोपरा में। ठीक है, उसको किसने दिल्ली लाया, तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो दिल्ली ले आया था। ठीक है, टोपरा से दिल्ली लाया गया था। उसके बाद देखते हैं तीसरा स्तंभलेख कहाँ था, दिल्ली और मेरठ का स्तंभलेख है। यह पहले मेरठ में था और फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तो यह पहले शिलालेख कहाँ था, तो मेरठ में था यह स्तंभलेख, और ये किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया था, मेरठ से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौथा रामपुरवा अभिलेख। ये कहाँ स्थित है, तो यह चंपारण में स्थित है। इसकी खोज जो है 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। ठीक है, तो 1872 ईस्वी में कार्लायल एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, रामपुरवा अभिलेख की। ये बहुत कम पूछा जाता है। और पांचवा है हमारा लौरिया आर्यराज। ठीक है, ये चंपारण में स्थित है, लौरिया आर्यराज अभिलेख। ठीक है, उसके बाद छठा है हमारा लौरिया नंदगढ़ अभिलेख। ये कहाँ है, ये चंपारण जिले में है, बिहार के। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस स्तंभलेख में मोर का चित्र अंकित है। तो वो हमारे छठे स्तंभलेख लौरिया नंदगढ़ अभिलेख में चित्र का, मोर का चित्र बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं उससे संबंधित कुछ। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये पिछली बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, जो कि हमारा पहला प्रयाग स्तंभ लेख है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है, तो रुमिनदेई अभिलेख है। सबसे छोटा स्तंभलेख तो रुमिनदेई है। अगर सबसे बड़ा या सबसे लंबा अभिलेख पूछे तो 7वां अभिलेख है। ठीक है, सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो 7वां है, और सबसे छोटा रुमिनदेई अभिलेख है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये शायद यूपी टेट के पेपर में पूछा गया था कि गूढ़ पुरुष किसे कहा गया है अर्थशास्त्र में, तो वो गुप्तचर को कहा गया है। उसके बाद सीता भूमि के बारे में भी पूछा गया है पेपर में। तो किसको सीता भूमि किसे कहते हैं, तो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, अशोक के काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं मेगस्थनीज थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो भारत में अशोक के समय में आया हुआ था। तो मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। तो कितने भागों में विभाजित किया है, तो 7 भागों में भारतीय समाज को विभाजित किया है।
उसके बाद देखते हैं अशोक के समय में मौर्य प्रांतों की संख्या पूछी जाती है कितनी थी। तो अशोक के समय में मौर्य प्रांतों की संख्या 5 थी। ठीक है, कौन कौन से मौर्य प्रांत थे? तो सबसे पहले उत्तरापथ था, फिर अवंती राष्ट्र, फिर कलिंग जो अशोक ने जीता हुआ था। ठीक है, 261 BC में। उसके बाद दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण के पूरे राज्य जो भी जीते हुए थे, और प्रासी जो पूर्वी प्रांत जीते हुए थे अशोक ने। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रांत थे मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, जिनसे अशोक अपने मौर्य साम्राज्य की देखभाल करता था, जिनके माध्यम से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, अशोक ने आजीविकों के रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो अशोक था जो इसके पिताजी थे, कौन थे? तो बिंदुसार थे। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो उस आजीवक के संप्रदाय के अनुयायियों के रहने के लिए अशोक ने भी कुछ कार्य करवाया था। क्या करवाया था? तो उन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बराबर की पहाड़ियों पर। बराबर एक स्थान है। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया था अशोक ने। उसके बाद देखते हैं मौर्य शासन जो है कितने सालों तक रहा? तो मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। और इसमें मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग थे। इसने पुष्यमित्र शुंग को अपना सेनापति बनाया हुआ था, लेकिन सेनापति ने विश्वासघात करके जो है इसकी बृहद्रथ की हत्या कर देता है। ठीक है, सेनापति जो कि सैन्य का पूरा शासन देखता था, वह विश्वासघात करके जो है बृहद्रथ की हत्या कर देता है, और उसके बाद खुद वहाँ का राजा बन जाता है। तो हत्या कब हुई थी? तो 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, तो यहीं तक हमारा मौर्य साम्राज्य था। तो हमने जो 2 वीडियो में कवर किया हुआ है। तो उम्मीद है इससे ज़्यादा क्वेश्चन में या पेपर में नहीं पूछा जाएगा, किसी भी पेपर में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हमने पूरा टोटल अशोक को कवर कर लिया है। तो जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 2 वीडियो से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी पहली वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो ये हमारा आज अशोक मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। फिर अगला हमारा वीडियो होगा नंदवंश पर, जो कि पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, तो अगला हम नंदवंश पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे जो यहाँ कवर कर लिए गए हैं। इससे ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं है कि कहीं से और से पूछा जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में छाप दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, गुड बाय।